हमने ये माइक के जरिए बहुत उठा दिया, पता तो चले ये प्रॉब्लम क्यों है और क्यों नहीं उसको पैसा आवंटित हो रहा है या फिर क्यों नहीं काम हो रहा है। 100 खबरें कर रहे हैं तो 100 में से शायद 20 का निदान होता है, 80 हवा में ही चली जाती है। कई लोग मुझे कह रहे हैं दिग्विजय भाई कि आपने शायद जल्दी कर दिया। त्रिभुवन चौहान धन बल जिस तरीके से इलेक्शन में यूज होता है तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगे इन बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने? पार्टी से बढ़कर अपना बेटा है जो उठ रहा है, तो हमारे पास लोगों की भी कमी नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि नॉमिनेशन तो कर लेते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट वो अपने एजेंट्स जो हैं वो तैनात नहीं कर पाते। आप देखिए यहाँ तुम ढाबे तोड़ रहे हो और देहरादून में तुम मलिन बस्तियों को स्थापित करने की बात कर रहे हो। अब जब विधायक ही यहाँ से बैठ के दिल्ली से चल रहे हो या देहरादून से चल रहे हो तो वो खाक जनता के पीछे आएंगे। अब आशा जी को टिकट हुआ है, 2002 से लेके 2012 तक उन्होंने क्या काम किए हैं उसके बारे में किसी ने सोचा है? जिन गांवों के नाम उनके विधायकों को नहीं पता, मैं वहाँ गांव से भ्रमण करके आ चुका। हर 10 साल वाला बंदा जब यहाँ स्थायी निवास हो जाएगा तो हमारी क्या औकात रह जाएगी। आज की स्थिति ये है, कई लोगों को अपने लोन्स चुकाने मुश्किल होगी, कितनी हालत खराब होगी। और ये जनता की ताकत है, जनता की ताकत के लिए मुझे नतमस्तक होना चाहिए। कांग्रेस से अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी विधायक निधि तक वापस कर दी थी। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में एक तरफ जहां नेशनल पार्टीज़ हैं, राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी कांग्रेस है, उत्तराखंड की क्षेत्रीय दल यूकेडी भी है, तो वहीं निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में त्रिभुवन चौहान भी इस चुनावी मैदान में हैं, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और पत्रकारिता करते हैं। तो त्रिभुवन चौहान से बातचीत करेंगे केदारनाथ विधानसभा के इन मुद्दों को लेकर के भी। और बहुत बहुत स्वागत है त्रिभुवन भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो क्वेश्चन वही बनता है कि जर्नलिज्म से कहाँ लोगों की समस्याएं उठाते उठाते ये सपना आ गया कि भाई मुझे तो इन समस्याओं को लेकर के विधानसभा में होना चाहिए। दिग्विजय भाई, आपने लंबे समय से एक पत्रकारिता की है और पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है केदार घाटी में। शानदार यहाँ का ये हमारा देखिए जंगल, ये ज़मीन, इन सब की ही बात हम करते रहे और बहुत वर्षों से करते रहे। माइक के जरिए हमने जितने मुद्दे उठाए, यकीनन कई जगह पर उनको प्रतिफल भी मिला, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत हैं, जैसे उनको कुछ भी अधर में छोड़े हुए हैं और कितनी भी आवाज़ उठा दो वो हो नहीं रहे। तो जब अभी हमारी विधायक जब उनका निधन हुआ तो हमारे कुछ मित्रों ने हमें कहा कि यार तुम पूरा उत्तराखंड घूम रहे हो, क्यों नहीं केदारनाथ से शुरुआत करते, एक नई शुरुआत जो शायद पूरे उत्तराखंड को बदलेगी। तो वही प्रयास है और अपने यहाँ के हक हकूक़ों की लड़ाई अब मुझे लगता है विधानसभा पटल पर ही जाकर पता करेगी। देखिए यहाँ नीचे सड़क है, ये कालीमठ से और सीधे सामने मिलती है चुन्नी मंगोली बैंड पे। इस सड़क का उपयोग अधिकतम तब होता है जब कुंड के पुल पे या फिर सेमी भैंसारी में रोड का कुछ काम चल रहा होता है। कुंड का पुल टूटा है, आज 31 जुलाई के बाद तकरीबन आप मान के चलिए 90 दिन हो चुके हैं, ये सड़क डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है। आप देखिए उसमें गाड़ी, हमने ये माइक के जरिए बहुत उठा दिया, पता तो चले ये प्रॉब्लम क्यों है और क्यों नहीं उसको पैसा आवंटित हो रहा है या फिर क्यों नहीं काम हो रहा है, ये सब चीज़ों के लिए। जैसा आप लगातार माइक के जरिए भी आपने कहा कि आप आवाज़ें उठाते हैं, कई बार आपने भी ये महसूस किया होगा कि भाई एक मीडिया कर्मी का काम, एक पत्रकार का काम उन आवाज़ों को उठाना है। लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। क्या लगता है कि लोग थोड़ा आपसे ज़्यादा भी उम्मीद रखते हैं कि यार मैंने कोई समस्या है, मैंने एक पत्रकार को कहा तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपका तो काम सिर्फ उठाना है। बिल्कुल। और जब आप देखते हैं कि उस समस्या का समाधान नहीं होता तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। यकीनन हम कई बार ये सोचते हैं कि यार जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं किसी समस्या को लेकर, उसका निदान होना चाहिए, बट बहुत अनफॉर्चुनेट हमारा तंत्र जो है ना, ये एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। कतिपय जगह पे ऐसा नहीं होता है, पर कतिपय अधिकतान, मतलब अगर हम 100 खबरें कर रहे हैं तो 100 में से शायद 20 का निदान होता है, 80 हवा में ही चली जाती है खबरें। तो वो बुरा लगता है और अब नहीं चाहते हम कि 24 वर्ष का हमारा उत्तराखंड हो गया, अब भी अगर हम उसी परपाटी पर चलते रहें तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। कई लोग मुझे कह रहे हैं दिग्विजय भाई कि आपने शायद जल्दी कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ हमने शायद ये एक टाइम है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आज अगर 2 साल के लिए हमें समय मिलता है यहाँ पे कुछ करने का, तो यकीनन बहुत कुछ ऐसा बदलेंगे कि 27 या उसके बाद आने वाली तस्वीरों में जो पार्टियां हैं वो बड़ी सूझबूझ के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि चुनाव लड़ना कोई आसान बात नहीं है, खासतौर पर विधानसभा का वो चुनाव हो। बिल्कुल। एक तरफ आप देख रहे हैं कि नेशनल पार्टियां, बीजेपी है, डबल इंजन कहा जाता है, भाई केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस है, संसाधन है। तो लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि भाई त्रिभुवन चौहान धन बल जिस तरीके से इलेक्शन में यूज़ होता है तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगे इन बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने? दिग्विजय, एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है। देखिए, पैसा विधानसभा चुनाव में पिछले 1 दशक में ही लगना शुरू हुआ है। पहले चुनाव होते थे, बड़ा इजीली निपट जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बिछाया था, खासकर पहाड़ की सीटों पर पिछले 1-2 दशकों, ये 1 दशक भी मान लो, पिछले 1 दशक से यहाँ पर पैसा बहुत बांटा जा रहा है। उसका कारण क्यों है कि आपने कुछ काम करके नहीं दिया है और ना ही आप काम करना चाहते, तो पैसा बिछा दो और हाइप दे दो चुनाव को,
तो शायद आप चुनाव जीत जाओगे, ये अपर पार्टी हो गई है। पर इसके बीच में मुझे अब ये लगता है कि वापस से जनता समझने लगी है, केदारनाथ विधानसभा के जो लोग हैं वो कतिपय ऐसे नहीं है कि उन्हें पैसे की बहुत लोभ हो। तो अब यहाँ से आगे जितनी भी चीज़ें होंगी वो कम पैसों में भी हो जाएंगी, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम पैसों में अच्छा रिजल्ट दें। देखिए, जहाँ जहाँ पर हमारी जो संसाधन जुटाने होंगे उनके लिए हम प्रयास करेंगे, कर भी रहे हैं, थोड़ा बहुत तो लेकर चल ही रहे हैं, लेकिन ये नहीं जाएंगे कि भैया शराब पिलानी बहुत अति आवश्यक है या फिर पैसे बांटने, वहाँ तक नहीं जाएंगे। हाँ, जहाँ संसाधनों पर कुछ खर्चा हो रहा होगा वो करेंगे, और जनता हमारे साथ है। सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि भैया आपके पास तो दल बल होगा नहीं, कहाँ से ये लोगों को आप जोड़ पाएंगे और ये तमाम चीज़ें। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब जहाँ हम अभी बैठे हैं ये गांव भैंसारी है ना, यहाँ यहीं पीछे ये वाला घर एक मेरी बुआ का घर है, यहाँ नीचे मेरी बुआ का घर है। तो जहाँ हम अभी बैठे हैं ये हमारे एक दोस्त हैं। यहाँ पे क्या है, तमाम जगह हर जगह मेरा परिवार है, और परिवार जब होता है तो बाहर नहीं देखा जाएगा। चाहे इसमें से कई लोग पहले किसी अन्य पार्टी को समर्थन भी देते थे और उनके साथ कार्य भी करते थे, लेकिन आज उनको भी समझ में आ गया कि यार पार्टी से बढ़कर अपना बेटा है जो उठ रहा है, तो हमारे पास लोगों की भी कमी नहीं है। तकरीबन अभी 173 जो बूथ हैं, इनमें से हमारे 140-45 बूथ पर ऐसे हो चुके हैं कि लोग हमारे साथ बिल्कुल कंधे, और वो जो छूटे हुए भी नहीं है, उनमें बस ये हुआ है हमने अभी तक किसी को सौंपा नहीं है, वहाँ भी लोग जानने वाले हैं, उनको बस सौंपना। इलेक्शन में अमूमन बहुत जगहों पर मैंने भी जब देखा, जब इलेक्शन होते हैं तो एक निर्दलीय कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हर बूथ पे उसका बस्ता लगा हो, उसका आदमी खड़ा हो। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि नॉमिनेशन तो कर लेते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट वो अपने एजेंट्स जो हैं वो तैनात नहीं कर पाते। वही मैं बोला आपको। देखिए, हमारे अभी तक कल हम देख रहे थे तो 143 जो बूथ हैं उस पर हमारे लोग फिट हैं, वहाँ पे तकरीबन 10 से 12 लोगों की टीम है। बाकी के भी जो बच्चे हैं उस पर कार्य कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग नहीं है, वहाँ भी अपने, और अधिकांश पूरी विधानसभा में, मैं देवर गांव से आता हूँ, हमारे यहाँ अभी करंट में तकरीबन 700 वोटर तकरीबन जो ये परिवार हैं, इनकी रिश्तेदारी आप समझिएगा। हमारे गांव का आप कोई नाम ले लीजिएगा, एक गांव, वहाँ भी हमारी रिश्तेदारी है। तो ये तमाम जगह हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, तो जिनकी वजह से हम अब थोड़ा सा अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, चीज़ें हमारे हित में जा सकती हैं यहाँ से। ठीक, मुद्दों को लेकर के बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कुछ आपने बताया मुद्दे की भाई वो समस्याएं समाधान उनका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मौजूदा विधायक बीजेपी की रही हैं, सरकार भी उनकी रही है, 2 टर्म से लगातार हो रही हैं। तो क्या मुद्दे वही हैं जो कांग्रेस कह रही है कि भाई 4 धाम यात्रा, क्योंकि केदारनाथ की हम बात करें तो ऑब्वियसली हम यात्रा की बात करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि भाई यात्रा पूरी तरीके से चौपट हो गई, सरकार ने रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाया, उसके बाद उनके अलग इश्यूज़ हैं कि दिल्ली में एक केदारनाथ मंदिर बन रहा था, उसको लेकर के हंगामा हुआ, फिर केदारनाथ में सोना पीतल वाली खबरें सामने आई। यही मुद्दे हैं या फिर कुछ स्थानीय लोकल मुद्दे भी हैं जिनको आप शामिल कर रहे हैं? स्थानीय मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा ये अनफॉर्चुनेट भी है साहब कि हमारे पहाड़ों पे, केवल ये केदारनाथ की बात नहीं है, हमारे पूरे उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर रोजगार के नाम पर हमने कुछ दिया नहीं है ये दलों ने अब तक, और इसमें जितना भाजपा शामिल है उतनी कांग्रेस भी है। इन तमाम लोगों ने आज तक रोजगार को मुद्दा कभी समझा ही नहीं है, इनको लगता है बस ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों के पास केदारनाथ विधानसभा में एक बमुश्किल ये है कि 6 महीने कमाई का जो जरिया है वो यात्रा है। अब यात्रा पे जिस हिसाब से इन्होंने अब की बार चोट मारी है कि चाहे रजिस्ट्रेशन को लेकर हो या कतिपय जगह पर ढाबों को तोड़ दिया गया हो। आप देखिए, यहाँ तुम ढाबे तोड़ रहे हो और देहरादून में तुम मलिन बस्तियों को स्थापित करने की बात कर रहे हो, तो ये दोगलापन लाते कहाँ से हैं ये समझ नहीं आता। वो भी अपने पहाड़ी मूल के जो लोग हैं उनको तोड़ा जा रहा है और बाहर से आए हुए लोगों को बसाया जा रहा है, और फिर ये हिंदू धर्म की बातें करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। जबकि देखिए आप रोहिंग्या या कितने लोग क्या बसाए जा रहे हैं वो सबको स्पष्ट है, लेकिन ना तो उस पर कोई चर्चा करता है। ये वोट बैंक की राजनीति करते रहते हैं और इन्होंने आज तक वही किया है। पर हम बात कर रहे हैं शिक्षा। हमारे पहाड़ में साहब, मैं भी एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने GIC में पढ़ाई की, और इन तमाम पढ़ाइयों के बीच में मैंने एक चीज़ देखी जी, आज जो स्तर है शिक्षा का वो बड़ा गिर गया। उसका बड़ा स्पष्ट कारण ये है कि जो नीतियां हैं सरकार की वो कतिपय अच्छे से काम नहीं कर रही है। देखिए, शिक्षक बुरे नहीं हैं, पर एक शिक्षक के पास आज इतना काम है कि वो शिक्षा के अलावा सब कुछ और कर रहा है। एक स्कूल में मिड डे मील से लेके अटेंडेंस को लेकर और तमाम चीज़ों को, ये शिक्षा की गुणवत्ता हमारा पहला प्रयास रहेगा। क्योंकि दिग्विजय में मेरा ये सोचना है, मेरे दादाजी मेरी दादी वो एज एक अलग थी, उन्होंने निकाल दी। मेरे पिताजी और जो हैं उन्होंने भी अपनी नौकरी वोकरी करके अब वो रिटायर हो गए हैं, वो बैठे हुए हैं।
अब हम युवा हैं, यहाँ से भी हम बहुत सारा प्रयास करेंगे, 10-15 साल लग जाएंगे परिवर्तन होने में, पर मुझे ये सुकून मिलेगा कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो ये सब ना देखे। मेरे छोटे बच्चे, हमारे केदारनाथ विधानसभा के जो नौनिहाल हैं, उनके पास खुशहाली हो, तो वो एक पहला प्रयास वो रहेगा। दबे कुचले लोग जिनकी आवाज़ कहीं नहीं उठ पा रही है, अपने जरिए विधानसभा में उन चीज़ों को रखेंगे तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। क्या ये भी आपको लगता है कि क्योंकि हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो इलेक्शन के एजेंडे में मुख्य रूप से ये बातें लोग कहते हैं कि भाई ये विधायक तो पूछता नहीं था, इसने अपने कार्यकाल में ये नहीं किया, बल्कि उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देता, जैसा आपने कहा कि शिक्षा को लेकर के कि स्कूलों में टीचर्स हैं नहीं है, फैसिलिटी है नहीं है। आज जिस तरीके से कंपटीशन हो रहा है दुनिया में, ज़माने में, तो पहाड़ का जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको भी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन मिले। एग्जाम्पल के तहत जब मैं इंटरमीडिएट में रहा हूँ तो हमारे 2 साल तक मैथ्स और केमिस्ट्री का टीचर नहीं था, तो बिना टीचर के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में। इस तरीके के मुद्दों को जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, या फिर जनता कैसे समझेगी कि ना हमें ये नहीं देखना कि इस विधायक ने हमारे से बात की नहीं की, ये विधायक ने कौन से किस किस की बात की, उसको छोड़ करके मूल मुद्दों पर अब जनता होता क्या है साहब, एक्चुअली जनता के बीच में रहोगे ना तो आप शादियों में भी जाओगे और जनता से बात भी करोगे। अब जब विधायक ही यहाँ से बैठ के दिल्ली से चल रहे हो या देहरादून से चल रहे हो तो वो खाक जनता के बीच आएंगे। आज भागम भाग ये क्यों कर रहे हैं? आज देखिएगा आप, कल, आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, कल तक इनके टिकट फाइनल नहीं हुए। इनको लगता है टिकट मिल जाए तो जीत है, यानी कि जनता को कितना इन्होंने बरगला रखा है कि व्यक्ति विशेष। अब आशा जी को टिकट हुआ है, 2002 से लेके 2012 तक उन्होंने क्या काम किए हैं उसके बारे में किसी ने सोचा है? या केवल जनता मूर्ख है यार, बस ठीक है यार, एक ये है, इस बार इसको दे दो। या फिर वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि यार ये त्रिभुवन चौहान केदार घाटी इस तरफ से आते हैं तो प्रत्याशी इधर से ही होना चाहिए ताकि इसकी कुछ वोट, क्योंकि डरी हुई है पार्टी। उनको पता है कि ये युवा यकीनन हर गांव में गया है, जिन गांवों के नाम उनके विधायकों को नहीं पता, मैं वहाँ गांव से भ्रमण करके आ चुका हूँ, तो वो भी डर था कि चलो कोई ना कोई अगर यहाँ से उठेगा तो कुछ तो ये वोट काटेंगे। और ऐसा नहीं कि तल्ला नागपुर या चोपता की तरफ या फिर दशुला कांडे में हमको लोग कम प्यार कर रहे हैं, वहाँ भी बराबर प्यार कर रहे हैं और बराबर चीज़ें कर रहे हैं। अब की बार जनता ने ये सोचना है कि भैया ये केवल ये बरगलाने वाले वादों से दूर रहकर, और 2 साल के लिए, आप चाहे किसी भी दल से हो, 2 साल के लिए जनता को ये देखना होगा कि यार एक हमारे बीच का एक युवा उठा है, इतने वर्षों से हम इन दलों को देख रहे हैं, एक बार इसको भी मौका दे के देखते हैं। मुझे लगता है जनता को हम तो निराश नहीं करने वाले। भू कानून को लेकर के आजकल लगातार पूरे प्रदेश में हो हल्ला हो रहा है। इस पर कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में हम भू कानून को लेकर के आएंगे। जो समिति है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। यूकेडी ने भी अभी एक रैली की थी, और मनोज रावत ने भी जब उन्हें टिकट मिला उससे एक दिन पहले घोषणा की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खुलासा किया था कि भाई 2022 में इसको और कमज़ोर किया गया, 143 को हटा दिया, 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने ये किया। तो ये भू कानून की, ये भी लगता है कि ये जो केदारनाथ का चुनाव है, उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की जो मांग है वो जन जन तक पहुंचे, उसके लिए भी केदारनाथ का चुनाव जरूरी है। बिल्कुल। मैं आपको एक पुराना वाकया बताता हूं जो अभी अभी हुआ। जब मैंने ये पहली बार अनाउंस किया था कि यार हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो पांगती साहब जो हमारे पूर्व गढ़वाल कमिश्नर, उनके एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका मेरे को फ़ोन आया कि पांगती साहब का कहना था कि अगर त्रिभुवन जी आप ये अगर विचार कर रहे हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पता नहीं एक लॉ आपके अंदर दिख रही है कि जो भागीरथ कभी गंगा लाए थे वो केदारनाथ से अब की बार आप के जरिए आएगी, और 1994 में जो उत्तराखंड के लिए आंदोलन हुआ था उसको एक बल नया मिलेगा। तो आप जो कह रहे हैं मूल निवास भू कानून, यकीनन वो यहाँ से होगा। हमारे लोगों को थोड़ा समझना होगा कि ये राजनीतिकरण ना हो, बस आप समझिएगा। देहरादून की रैली हमने देखी, हमने हल्द्वानी गए, हम कोटद्वार गए, हमने गैरसैंण देखा, हमने टिहरी की रैली देखी, अभी ऋषिकेश में रैली देखी, कुछ दिन में हरिद्वार में रैली है, इधर से आपने कहा ये यूकेडी की रैली हुई है देहरादून में। ये अब उनको समझ में आ गया कि यार इस वाली रैली में तो भीड़ आ रही है, चलो इसका राजनीतिकरण करें। मनोज रावत जी को भी यही लगा होगा कि यार इसमें फ़ायदा है, इसकी बात करते हैं। लेकिन लोगों को पता है कि यार हम पहले दिन से ही वहाँ जुड़े हुए हैं। पॉइंट क्या है, मूल निवास भू कानून ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, इस पर काम किया जाना चाहिए, बात की जानी चाहिए इनर लाइन परमिट की। आज तक किसी नेता ने उसके बारे में बात ही नहीं की। इनर लाइन परमिट होता, हम बोल तो रहते हैं कि भाई हिमाचल के तर्ज पे चाहिए भू कानून। अरे हिमाचल के तर्ज पर भू कानून है क्या? क्या आपने इनर लाइन परमिट के बारे में पता किया? क्या फिर जैसे धामी जी बोल रहे हैं हम भी भू कानून लाएंगे, उनके भू कानून में क्या कुछ चीज़ें होंगी वो अभी तक
पेजेस बने नहीं है, एक रफ बनता जिसमें लोग जनता जानती कि हाँ भाई ये ठीक है। जैसे हमें कभी यूसीसी चाहिए ही नहीं था, यूसीसी हैज़ बीन अप्लाइड टू अस, वो चाहिए ही नहीं था तो वो लागे। अब सोचिएगा त्रियुगी नारायण जैसी धरती हमारी, जहाँ पर शिव पार्वती के विवाह की बातें होती है, वहाँ पे क्या 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 केवल एक कागज़ आपको लिव इन रिलेशनशिप की प्रमाणता दे देगा। तो ये खोखले वादे हैं सरकारों के जो करते जा रहे हैं। मूल निवास भू कानून पर यकीनन जनता को समझना होगा कि हमारे हक हकूक मूल निवास से ही हैं। स्थायी निवास इसी यूसीसी का एक पैरामीटर है। आप समझिएगा कि कोई व्यक्ति जो 10 साल से यहाँ रह रहा है वो स्थायी निवास यहाँ ले लेगा, यानी कि वो हमारे बच्चों की नौकरियाँ भी खाएगा। इसी की तो लड़ाई है। आज ये जो मूल निवास समन्वय समिति है, ये क्या लड़ रही है? ये वही तो लड़ रही है कि यार हमारे हक हकूक, हमारे आने वाले युवाओं के हक हकूक ना मारे जाएं। कल परसों आपने एक खुलासा देखा होगा जिसमें एक बच्ची वो यूपी से पहले सर्टिफिकेट बनवाती है ओबीसी का, फिर कहीं और फिर नीट में अब वो क्लियर दिखा रही है। ऐसे ही एक प्रकरण और है। अभी हमारे पेयजल निगम में एक अधिकारी है लड़की, उसके 2 सर्टिफिकेट है मेरे पास, आरटीआई से हमने वो निकाला था। उसका खुलासा दरअसल ये पूरा चुनाव के दौरान वो ढंग से हो नहीं पाया, पर उसने भी क्या कर रखा है, पहले एक ओबीसी का अपना सर्टिफिकेट बना रखा है यूपी से, इसने बिजनौर से बनवा रखा है, और दूसरा पौड़ी से बना रखा है, और पौड़ी वाले से उसको नौकरी, यानी कि उसने हमारे एक बच्चे की तो नौकरी खाई है। और ऐसे कितने होंगे, ये तो सामने आई है, ऐसे कितने होंगे जो खा चुके। और आने वाले वक्त में यूसीसी की तर्ज पर चले, हर 10 साल वाला बंदा जब यहाँ स्थायी निवास हो जाएगा तो हमारी क्या औकात रह जाएगी, हमारे लोगों का हक हकूक कहाँ चले जाएगी? ये बड़ा प्रश्न है, सोचना पड़ेगा। नौकरी की आपने बात की कि नौकरी का हक हमारा मारा जा रहा है। आप एक ऐसी बेल्ट में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो अपने आप में पर्यावरण के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उत्तराखंड के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि जो यहाँ की ज़मीनें हैं यहाँ पर, क्योंकि होटल का जो व्यवसाय है वो काफ़ी ज़्यादा है, इन होटल्स में उत्तराखंड से बाहर के लोगों की भागीदारियाँ कितनी हैं और पिछले 8-10 सालों में कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं? और अब लोग ट्राई तो करते होंगे, भाई कोई हरियाणा का है, यूपी का, वो ट्राई करता होगा कि ऐसी जगहों पर हमें भी कुछ मिल जाए। कर रहे हूँ तो यहाँ कितना क्या इसका? बहुत आप देखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली कि वाकई जो रोजगार के रूप में हम देख रहे थे ना कि ये होटल व्यवसाय यहाँ पर खुले हैं, पर कतिपय आज की स्थिति ये है कई लोगों को अपने लोन्स चुकाने मुश्किल हो गए, उनके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। ये विधानसभा में शायद ये बातें हो सकती थी, लेकिन कभी की नहीं गई कि भैया जो यहाँ होटल व्यवसायी है, अगर व्यवसाय नहीं चलता है तो एटलीस्ट उनके ऋण की माफ़ी हो, या कुछ ब्याज दरों में कटौती हो, या फिर बैंक से कुछ उनको समय एक्सटेंशन मिले। लेकिन यहाँ पर लोग बस वो बैंक की फ़ोन से ही परेशान हो जाते हैं। आप समझिएगा इसमें भी एक बड़ा चीज़ क्या हो रही है, जितने भी बड़े होटल्स हैं, केवल ये केदारनाथ घाटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप चाहे नैनीताल देख लो, भवाली, क्योंकि हम सब जगह घूमे हैं साहब, नैनीताल, भवाली, ऋषिकेश, हरिद्वार, जहाँ वनंतारा रिसोर्ट की आप बात कर रहे हैं, वो पूरी बेल्ट देखो आप, ऋषिकेश वाली, वहाँ भी है, वहाँ भी यही हाल है, यहाँ भी कतिपय यही हाल है। अब दरअसल हुआ क्या है, क्योंकि हमारे पास अपना स्थायी निवास वाला वो पंगा है ना, तो कोई भी आदमी किसी भी तर्ज पर एक ज़मीन का टुकड़ा ले रहा है, फिर वो आलीशान होटल बना रहा है, वो चला रहा है, हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है, एक तो जो हमारे लोगों ने अब तक अपनी थोड़ी सी गलतियां हमारी भी हैं, हमने अपनी ज़मीनें खुद बेची हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर अब लोग शायद थोड़ा समझदार हो रहे हैं, पर कहीं बहुत देर ना हो जाए इसके लिए आज ज़रूरी है कि कोई अपनी आवाज़, हमारी आवाज़ लेके वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये राष्ट्रीय दल ना, चाहे ये बड़े पास के भी लगते हो, इसीलिए लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 साल लोकल बॉय, जबकि ये जो हमारे प्रत्याशी हैं और बड़े राष्ट्रीय दलों के, ये भी लोकल ही हैं, पर ये लोकल से ज़्यादा उनके लिए वोकल हैं जो राष्ट्रीय दल हैं, उनकी बिल्कुल ये कठपुतलियां हैं उनकी, और वहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं। कम से कम हमारे पास वो कंट्रोलिंग पावर तो नहीं है। अभी आप और हम यहाँ बैठे हैं भाई साहब, अभी अगर मूड बना यार केदारनाथ चलना है, वहाँ भी जा सकते हैं, अभी मूड बना अगस्त में नहीं, लेकिन इन्हें हर प्रतिपल जवाब देना होगा, कहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो, दिग्विजय के साथ इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हो, समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें, इस इलेक्शन की ही बात करें अगर, तो दूसरे कैंडिडेट्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? और वहाँ पर जिस तरह से दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेकर के था, खासतौर पर बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ड्रामा भी देखने को मिला। अगले दिन नॉमिनेशन होना था और रात को 10 बजे के बाद कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर होता है। हम जैसे लोगों को वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है कि भाई जल्दी कर दो, हमें भी नॉमिनेशन हमें भी देना। हाँ, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? उसका क्या कुछ आप उनको डैमेज होगा बीजेपी को या कांग्रेस को, या आपको किस तरीके से फ़ायदा आप देख रहे हैं? ये जनता को थोड़ा सोचना होगा। एक प्रत्याशी इनके बीच ये था जो पिछले, मुझे लगता है हमने 2-2.5 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, और लगातार जनता के बीच में रहे, लगातार कार्य करते रहे, और आगे भी करते रहेंगे, आगे पिछले 6-7 साल से कर ही रहे हैं। इनके लोग आते हैं ठीक नॉमिनेशन के एक दिन पहले और बोलते हैं कि हम ऐसे, कल 3 मुख्यमंत्रियों ने साथ दिया है नॉमिनेशन के लिए।
कितनी हालत खराब होगी। और ये जनता की ताकत है, जनता की ताकत के लिए मुझे नतमस्तक होना चाहिए। उनको पता है जनता बहुत बरगलाई हुई है, जनता अब की बार नहीं सुनने वाली है, और यही चीज़ अगर कंटिन्यू रखे, जो काम देगा उसको वोट दो आप। मैं मनाही नहीं कर रहा हूँ। और कई लोगों ने मुझे पूछा यार आप ही क्यों। मैंने कहा कोई भी हमारे क्षेत्र का व्यक्ति चाह रहा है और जैसे मुझे भी देखने में लगे हाँ यार ये कुछ कर सकता है, यकीनन मैं उसका सपोर्ट करूँगा, चाहे वो किसी भी दल से हो। व्यक्ति विशेष होना चाहिए। कल आपने बात की कि जो काम करेगा उसको वोट दीजिए। जब शैला रानी रावत का निधन हुआ था तो उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ आए थे क्षेत्र में और उन्होंने कहा था कि आप ये मत सोचिए केदारनाथ के लोगों कि आपके विधायक नहीं, मैं आपका विधायक हूँ और मैं यहाँ से देखूंगा। तो 3-4 महीने में काफ़ी करोड़ों की घोषणाएं जो बीजेपी लगातार उनके नेता कल भी गिना रहे थे और गिनाते रहते हैं। उसके अलावा 5-5 मंत्री लगाए गए। कल आपने कहा 3-3 मुख्यमंत्री मंच पर थे। उनका ये भी दावा था कि भाई 71% 76% वोट बैंक तो आपकी विधानसभा का मंच पर ही बैठा है। तो उसको किस तरह से देख रहे हैं आप कि बीजेपी ने जोर तो पूरा लगाया, क्योंकि उनके लिए तो साख का सवाल भी, अयोध्या बद्रीनाथ वाले एंगल से भी उनके लिए साख का सवाल। धामी जी की कुर्सी का सवाल है साहब। तो उस काम को जो घोषणाएं की थी, घोषणाएं क्या है, देखो आप 2022 का इलेक्शन देख लो आप, या उससे पहले 2022 इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन में जा रहे थे धामी जी, उस टाइम जो नाराज थे, क्योंकि हम ये लोग कवर करते रहते, एक्चुअली जनता को ना पता नहीं होता कुछ। थोड़ा याद दिला देता हूँ मैं। उस टाइम पर आशा कार्यकर्ती बड़ी भड़की हुई थी। उस टाइम पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती थी वो भड़की हुई थी। उस टाइम पर जो फार्मासिस्ट संगठन थे वो भड़के हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण विभाग एक पुलिस का जो 4600 ग्रेड पे के लिए लगातार उनका परिवार संघर्षरत था। इतनी तमाम लोग थे। आपको पता है कितनी घोषणाएं हुई थी? 1000 से ऊपर घोषणाएं मुख्यमंत्री धामी ने की थी। और पुलिस ग्रेड पे के लिए तो पुलिस डे पे खुद घोषणा मुख्यमंत्री की थी कि सबसे पहले जो ही हम चुनाव जीत के जाते हैं 22 में, आपके लिए हम पहले दिन ये विधेयक पास करेंगे 4600 ग्रेड पे का। वो 1000-1200 घोषणाओं में कोई भी धरातल पे नहीं आई। तो सोचिएगा, ये तो केवल अभी चंद घोषणाएं हैं। 600 करोड़ जरूर दिख रहे हैं। अरे ये 600 करोड़ अब तक क्यों नहीं लगाए गए थे? क्या आज तक नहीं थी घाटी को जरूरत, या आज ही जरूरत दिखी? अरे यार हाँ, वो केदारनाथ में तो 600 करोड़ की जरूरत है और होने वाला कुछ नहीं है। ढाक के 3 पात हैं। उसमें मेरे गांव का रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। मेरे गांव में एक सड़क के लिए बड़ा मैंने आवाज़ उठाई। वही माइक वाली बात है दिग्विजय जी। कोई आज जाएगा ना देवर में, वो बोलेगा यार ये त्रिभुवन की गाँव की भी सड़क बहुत बुरी है, बहुत बुरी हालत है उसकी। मैंने 3-4 बार तो वो PWD के जो एक्शन है वो JCB वगैरह भेज के थोड़ा सा कर रहे, पर वो खुद ही पड़ी है। अब इन्होंने टेंडर पास किया है और तकरीबन 15-20 दिन हो गए अभी, बल्कि मुझे एक्शन साहब मिले थे उखीमठ में। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब वो क्या स्वागत करके हो गया? उन्होंने क्या किया, उसका इनॉग्रेशन कर दिया। अब वो ठेकेदार गए हुए 15-20 दिन हो गए, कोई काम नहीं हो रहा। और ऐसे और जगह पर भी हो रहा होगा, जहाँ जहाँ ये घोषणाएं हुई हैं वहाँ सब चौपट है। हाँ, इस पूरे उसमें मेरा एक फ़ायदा जरूर हुआ है। अब आप भी बोलेंगे क्या? इन्होंने जो बोर्ड बनाए ना, उन बोर्ड पे सब जगह लिखा है लोकार्पण लोकार्पण लोकार्पण। तो जो हमारा चैनल रहा है लोकार्पण का प्रमोशन, तो लोकार्पण का प्रमोशन जरूर करके गए। अच्छा, चलिए आखिरी में अब अभी इस स्टेज में आप इस चुनाव को किस तरह से आकलन इसका कर रहे हैं, और दोनों ही नेशनल पार्टीज़ के सामने आपकी क्या सिचुएशन आप लगा के चल रहे हैं और क्या मैसेज जनता को देंगे? देखिए, जनता के लिए मैसेज यही है कि एक प्रयास कर रहे हैं हम, हट के प्रयास है। अपने भाई, आपका छोटा भाई, आपका बेटा समझ लीजिए, जो केदारनाथ विधानसभा से कुछ नया करना चाह रहे हैं, और इसके लिए आप सब लोग बल देंगे हमें। ये नेशनल पार्टीज़, जैसे भाई साहब का प्रश्न था कि नेशनल पार्टीज़ को कितना आंक रहे हैं, आप भी समझिएगा। 2002 से लेकर 2012 की एक विधायक आपके सामने है, एक 17 से 22 की आपके सामने विधायक है। तो इन विधायकों ने आपके लिए क्या किया है? ये वो व्यक्ति हैं, कांग्रेस से अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी विधायक निधि तक वापस कर दी थी भाई। मैं बोलता हूँ ज़्यादा नहीं, अपने गांव भड़ज में ही लगा देते यार। मतलब कुछ पानी के टैंक्स बना देते, कुछ जो सार्वजनिक रूप से, ऐसे नहीं कि अपने घर की दीवार बना दी, मतलब कुछ तो करते, कहीं तो यूटिलाइजेशन होता। ऐसे ही 2002 से 2012 ये सामने उखीमठ है, उसकी हाल आप देख लो। मतलब वहाँ पर अभी आप देखिएगा, वहाँ कूड़ा निवारण निस्तारण के लिए कोई सही से समिति नहीं बनी हुई, जबकि वो नगर पंचायत में भी है। तो ये सारी चीज़ें जनता को देखनी होंगी अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए हम कुछ काम करें। अभी एक माता जी से मैं वीडियो देख रहा था, किसी भाई ने लिया हो, कल एक प्रकरण हुआ हमारे साथ, जब नॉमिनेशन के लिए अंदर घुसने ही लगे थे तो एक दीदी कहूँ, माता जी कहूँ, उन पर कुछ तो अवतरित हुए। और फिर उन्होंने कहा कि आप साक्षात केदारनाथ भगवान के रूप में दिख रहे हैं मुझे, और कि अब यहाँ से प्लीज़ आप संभालो। और वो कांग्रेस के नामांकन में वहाँ गई थी।
तो जनता देख रही है और मुझे हर पल एक नया संकेत मिल रहा है केदारनाथ विधानसभा की तरफ, तो उस पर चलेंगे आगे। अच्छा चलिए जाते, एक और मेरे दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि पॉलिटिक्स में युवाओं की भूमिका और नए लोग, क्योंकि पुराने जो घिसा पिटा तरीका है कि भाई कोई उम्रदराज आदमी हो, उसको टिकट मिलता है कहीं से, वो चुनाव लड़ता है, पूरी ज़िंदगी ऐसी निकल जाती है। नए लोग इलेक्शन में आए, अभी हमने देखा लोकसभा के इलेक्शन में बॉबी पंवार आए, तो एक चुनाव का फ्लेवर चेंज हो जाता है और लोग बातें चेंज हो जाती हैं, मुद्दे चेंज हो जाते हैं। ये आप किस तरह से देख रहे हैं कि नए लोग आए इसमें? अच्छा है सर, आप देखिए ना सर, मैं मान के चल रहा हूँ, अभी इससे पहले हम एक वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे थे, फिर हमने सैमसंग में आ गए, फिर हमने S23 भी लिया। तो ये क्या है, अपग्रेडेशन। कई लोग आईफोन अगर 12 पे हैं, 13, 14, 15, 16 तक पहुंच गया, प्रो पे पहुंच गया। यानी कि अपग्रेड टेक्नोलॉजी में हो रहा है, कंप्यूटर में हो रहा है, बुक्स अपग्रेड हो रही है। आज क्या सोचिएगा, क्या कोई बच्चा PCS या IAS 2002 की किताबों से या 1999 की किताबों से निकाल पाएगा? तो वही बात है, जो नई सोच है, नए युवाओं की जो सोच है, दिग्विजय जी आपकी जो सोच है चीज़ों को करने की, वो यकीनन एक साथ आप उनको रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं, उनकी बातों को समझने का प्रयास भी कर सकते हो, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना इज लिटिल लाइक अभी वैसा नहीं हो सकता। नए युवाओं की नई सोच है, जिसके साथ साथ हमारा पूरा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। सोचिएगा, जब 94 के दंगे हो रहे थे तो हमारे कई युवाओं ने अपने प्राण दे दिए। वो नई सोच थी, वो नई क्रांति आई वहाँ से। अब हमारे तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको देख लिए, वो बड़ी यंग एज में, भगत सिंह जी 23 साल की उम्र में चले गए। ऐसे सभी लोग बड़ी कम, तो ये सब युवा थे, युवा सोच थी, युवा जोश के साथ आगे बढ़े। आज केदारनाथ विधानसभा ही नहीं, मैं कहूँगा पूरे उत्तराखंड को नए ब्लड की आवश्यकता है, नए जोश की आवश्यकता है, दिग्विजय जी की आवश्यकता है, त्रिभुवन की आवश्यकता है। बॉबी पंवार जो लड़े हैं, वैसा इलेक्शन किसी ने देखा नहीं अभी तक, जहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे थे कि भाई 2-4-5 हज़ार में कहीं सिमटेंगे। तो सोचिएगा 5 विधानसभाओं में टॉप उन्होंने कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें निकल के आएंगी जब चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, है ना। तो नया ब्लड जरूर आना चाहिए, बिल्कुल। तो नए लोगों का आना भी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए त्रिभुवन चौहान भी, आप भी चुनावी मैदान में आए, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से ये इलेक्शन लड़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके। तो त्रिभुवन चौहान की आपने बातें सुनी, क्या क्या मुद्दे थे, क्या वो सोचते हैं, क्या वो करना चाहते हैं और क्यों वो पत्रकारिता की लाइन से हट करके यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी आवाज़ को विधानसभा तक ले जाना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी इस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।